दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मचान पर 49 दिन। उसका 9वां चैप्टर आज करेंगे। इसके पहले वाले में आपने देखा था कि एक हाथी था जो कि आ गया था और इन्होंने अपना कैंप, श्रीनिधि और उनके साथियों ने कैंप शिफ्ट करके गुफा में ले गए थे। वो गुफा इनको लग रही थी जैसे कि सुल्ताना डाकू की गुफा हो। सुल्ताना डाकू वो था जिसको कि रॉबिन हुड बोला जाता था, और वो पूरी पुलिस, अंग्रेज पुलिस ढूंढ रही थी उसको, किसी के हाथ नहीं आता था। बाद में फर्दर वो पुलिस ने पकड़ लिया था और बाद में ब्रिटिश सरकार ने सुल्ताना को फांसी दे दी थी। सुल्ताना को पकड़े जाने में जिम कॉर्बेट का भी अहम रोल था, क्योंकि जो अंग्रेज अफसर पकड़ रहा था उसको जंगल का उतना आइडिया नहीं था। जिम कॉर्बेट को जंगल का बहुत आइडिया था। और उसके बाद में मुक्ता जो उनके साथ थी, उसने बोला कि आप लोग सारे लोग आश्रम चलिए, यहाँ पे खतरा है। तो ये लोग आश्रम में शिफ्ट हो गए थे। अब उसके आगे का आज करते हैं। अब इतने दिनों में श्रीनिधि ने जान लिया था कि मुक्ता को केवल अपने पिताजी का ध्यान नहीं रखना पड़ता, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये छोटी सी जो जमींदारी है, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट का हेड करने वाला एक कर्मचारी उनके पास है, लेकिन वो रिपोर्ट मुक्ता को ही करता है, सुपरविजन भी मुक्ता को ही करना पड़ता है, उनसे हिसाब भी लेना, फसल बेची तो उसका हिसाब लेना, जो भी सारे काम है वो मुक्ता को ही देखने पड़ते हैं। पंडित हरि शर्मा अच्छे खासे प्रकांड विद्वान थे, हिंदी और इंग्लिश का उनको बराबर का नॉलेज था, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को भी उतना ही पढ़ाया था, वैसे ही नॉलेज दिया था। उनके यहाँ काम करने वाला कोई भी आदमी अनपढ़ नहीं रह गया था। उन्होंने एक रात्रि पाठशाला ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें कि दिन भर लोग काम करते थे, रात को 1-2 घंटे वो पढ़ाते थे। तो जितने उनके यहाँ कर्मचारी थे सब कुछ, हर कोई पढ़ा लिखा हो गया था। अब वो जो रात्रि पाठशाला थी उसकी जिम्मेदारी भी मुक्ता के ऊपर आ गई थी। वहां पढ़ाने का काम पंडित हरि शर्मा नहीं करते थे, मुक्ता करती थी। और श्रीनिधि बोलते हैं कि जब से ये घायल घुड़सवार आ गया है और हम लोग आ गए हैं, हमारे खाने पीने की व्यवस्था, उसका इलाज वगैरह देखना मुक्ता के जिम्मे है। और वो सारे काम इतने बढ़िया तरीके से कर लेती है कि हम यही सोचते हैं कि कल को हम ये ऋण चुकाएंगे कैसे। अभी तक श्रीनिधि को लगता था कि मुक्ता की मैरिज हो चुकी है और वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो वो सोचते थे कि पंडित हरि शर्मा कैसे रहेंगे। फिर वो सोचते थे कि चलो इतनी सारी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे भी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ही वर्कलोड मुक्ता के पास है। लेकिन उस दिन जब इनको मालूम चला कि वो किसी को चाहती है और उसके जैसे ही धनुर्विद्या यानी कि तीर कमान चला उसने सीखा हुआ है, तो इनको पता चला कि वो किसी को चाहती है। अब इन्होंने सोचा वो कौन है वो लकी आदमी। उसके अलावा वो सोच रहे थे कि जब वो किसी को चाहती है तो उसके पिता ने उससे शादी क्यों नहीं कर दी, क्योंकि उसकी शादी की उम्र तो हो चुकी है। फिर इनके मन से आवाज आती थी, भाई तुम क्यों चिंता कर रहे हो, उसके पिताजी हैं वो चिंता करेंगे। फिर दूसरा मन बोलता था, नहीं भाई तुम्ही को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये सोचते सोचते कि लेट गए थे, क्योंकि ये हाथियों के चलते जो सामान का यहाँ से वहां उठा पटक करी थी, ये बहुत थक गए थे। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं लंच नहीं करूंगा, थोड़ा सा पेट को भी आराम मिले। ये बात जब मुक्ता को मालूम चली तो वो आ गई, बोली आप उपवास करने का शौक किसी और दिन पूरा कर लेना, आज पिताजी का जन्मदिन है। तो बोले पिताजी का जन्मदिन है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। बोली चलो अब तो बता दिया ना, चलिए भोजन करिए। अब ये चलने लगे तो वो खुश हो गई और बोली ये दिन केवल मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है कि पिताजी का आज बर्थडे है, पिताजी आपसे भी उतना ही प्रेम करते हैं, तो आपके लिए भी उतना ही खुशी का दिन होना चाहिए। तो मुक्ता बोली कि मैं यहीं पे आपके लिए थाली ला दूंगी। तो बोले थाली मेरे लिए यहाँ मत लाना, मैं चौके में, यानी कि जो चौका, जो किचन जहाँ खाना बनता था, वहीं जमीन पे पंगत लगा के बैठ के खाने की जगह होती थी, उसको बोलते थे, उसको लीपा जाता था डेली। और यहाँ एक बात याद आ गई, हालांकि वाइल्ड लाइफ की बात नहीं है, कि घर की सबसे पवित्र जगह चौके को माना जाता था। पहले एक मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा, वहां पे राजा राम जी का मंदिर है। मेरा एक वीडियो है ओरछा के बारे में, छोटी सी कहानी बता दूं। रामचंद्र जी हैं, वो राजा हैं। अभी अभी भी आरती के टाइम पे अगर आप जाएंगे तो पुलिस की बाकायदा थाने से ड्यूटी लगती है, पुलिस के सिपाही की, और वो बस जूते नहीं पहनता, बाकी पूरी वर्दी पहनता है, गन वन लेके। जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं, पर्दा खुलता है, वो पूरा बंदूक से गार्ड ऑफ ऑनर देता है। जैसे बंदूक का उनका जो सिस्टम होता है, ऊपर नीचे करके ऐसे करके, जो पुलिस लाइन में जो 26 जनवरी को जैसी सलामी दी जाती है, वैसे ही राजा राम को वहां सलामी दी जाती है। तो उसके बारे में क्या था कि वहां के जो राजा थे ओरछा के, वो कृष्ण भक्त थे और रानी राम भक्त थी, तो दोनों में झगड़ा चलता था। तो ये तय हुआ कि हम मथुरा वृंदावन जाएंगे, वो कह रही थी नहीं अयोध्या जाएंगे। तो ऐसा कुछ राजा ने टॉन्ट मार दी कि तुम तो ऐसा बोलती हो जैसे कि तुम्हारे बुलावे पे रामचंद्र जी चले ही आएंगे। तो रानी बहुत दुखी हो गई, उन्होंने सपने में देखा कि रामचंद्र जी आए और बोले कि
ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम इतनी, और क्योंकि अयोध्या के राजा रामचंद्र जी थे, तो मैं चलूंगा, मैं राजा बन के ही रहूंगा, लेकिन जहां तुम मुझे रख दोगी एक बार, फिर मैं वहां से नहीं उठूंगा। तो यहाँ पे रानी ने मंदिर बनाने का तो काम काज चालू कर रखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि रामचंद्र जी आ ही जाएंगे, तो मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ था। वहां से रानी ने खबर भेजी कि रामचंद्र जी आ रहे हैं साथ में, आनन फानन में काम करना शुरू हुआ, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हो पाया, उसके पहले ही रानी आ गई। तब ये हुआ कि स्थापित कहाँ किया जाए इनको, तो रानी के महल में ही रखना था। तो उन्होंने कहा सबसे साफ सुथरी जगह कौन सी है, तो पता चला चौका है सबसे साफ सुथरा, उन्होंने वहां रख दिया कि कल मंदिर में स्थापित कर देंगे। बस उसके बाद अगले दिन जब उठाया तो रामचंद्र जी उठे ही नहीं, क्योंकि वो तो बोल के आए थे कि जहां मुझे एक बार रख दोगी मैं वहीं रहूंगा। तो वो जो रानी का महल था वही आज मंदिर बन गया, जो उनका किचन था, चौका था, वहां पे रामचंद्र जी विराजमान है। आप, मेरा एक वीडियो है ओरछा और विवेक अवस्थी, लिख देना यूट्यूब में, पूरी जानकारी आ जाएगी उसमें। तो यहाँ मुझे चौके से वो याद आ गया। अब वो बोली कि मैं आपके बारे में पूरा जानती हूँ कि आप चौके का बंधन नहीं मानते। चौके का बंधन नहीं मानने का मतलब कि जो पुराने जमाने में लोग थे कि चौके में बिना नहाए नहीं घुसना, अगर कोई वॉशरूम गया तो पहले नहाएगा तब चौके में घुसेगा, मतलब बिल्कुल। तभी मैंने बोला कि पहले के जमाने में चौका सबसे पवित्र माना जाता था, जूते जो चप्पल पहन के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो भी चौके में जाएगा बिना नहाए नहीं जाएगा, अगर एक बार भी वॉशरूम गया तो वो नहाएगा फिर वापस आएगा। तो ये बोली आप चौके का बंधन नहीं मानते, मतलब ये सब बातें नहीं मानते कि भाई नहाओगे तब घुसोगे। तो बोले आपके लिए चौका क्या, आप तो कहीं भी खाना खा सकते हो। और बोली मैं आपके बारे में इतना सब कुछ जानती हूँ, पिताजी ने मुझे इतना बता रखा है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा तालाब के किनारे तो मुझे आप अपरिचित नहीं लगे, लेकिन जैसे ही मैंने आपका नाम सुना मैं जल्दी से पिताजी को बताने चले आई, और पिताजी ने जैसे ही सुना वो ऐसे जड़ हो गए, ऐसे जड़वत हो गए, मतलब ऐसे बिल्कुल स्थिर हो गए, लगा कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि उसने सुन रखा था कि कभी दुख वाला संदेश नहीं, जरूरत से ज्यादा खुशी भी मिलती है ना तो आदमी का हार्ट फेल हो जाता है। तो बोला मैंने पिताजी को हिलाया, फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया, बोले बेटी जिसका मुझे इंतजार था वो आ गया, तुम्हारी और मेरी दोनों की साधना पूरी हुई। इधर श्रीनिधि घबरा रहे थे कि ये इतनी सुंदर लड़की मुझे किस स्नेह के बंधन में बांध रही है, क्योंकि मैं कुछ दिन में चले जाने वाला हूँ। अब मुक्ता बोलती है कि देखिए आपके इस आश्रम में रहने से मुझे जितनी खुशी होगी उससे ज्यादा पिताजी को होगी, क्योंकि पिताजी को क्या है, डिप्रेशन हो रहा था। वो बार बार मुझे ऐसा लगता था जैसे आत्महत्या कर लेंगे, और मैं बार बार उनका ध्यान डाइवर्ट करती थी। जिस दिन से मैंने आपके आने का समाचार उनको सुनाया उसके बाद से वो डिप्रेशन दूर हो गया उनका। तो अगर आप चाहते हो कि वो डिप्रेशन से बाहर रहे तो आप इस आश्रम में रहो। अब इनके साथी आ रहे थे, खाना खा चुके थे वो, तो मुक्ता उठी, वो बोलती है कि आज आपके भोजन के चक्कर में पड़ के मैं अपने खेतों को भी नहीं देख पाई हूँ, मैं जरा देख के आती हूँ। अब शिशिर इनके कमरे में आया, बोला कि चलिए बाहर चलिए। तो ये बोले कि तुम्हें पता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जंगल में नहीं जा पाऊंगा। तो वो बोला जंगल नहीं जाना है, केवल आश्रम के गेट तक आइए। ये वहां गए तो देखा एक बछड़ा उछल कूद कर रहा था, रस्सी से इधर उधर करके बड़ी कॉमेडी कर रहा था, और दूसरों के पास कोई काम करने को नहीं था, तो सारे लोग उसको देख देख के हंस रहे थे। अब ये विपिन वगैरह गेम कर रहे थे, इन्होंने ये जो जंगल के बेर थे वो लाके उसके आसपास बिखरा दिए थे। अब जैसे ही वो बछड़ा बेर खाने को झुकता था, वहीं बगल की चट्टान के पीछे कुमार छुपा हुआ था, वो शेर की आवाज निकाल देता था। तो बछड़ा एकदम घबरा के इधर उधर देखता था, कांपने लगता था। हालांकि उसने शेर की आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि वो 10-15 दिन का ही बछड़ा था, लेकिन उसको पता था ये जो आवाज है ये मेरी मित्र नहीं है। और शिशिर जो पहली बार जंगल में आया था उसके लिए तो सब कुछ इतना बढ़िया उसको लग रहा था। ये जो बछड़ा कर रहा था, ये भी जो कैंप में रुकना, हाथी की तरह से भागना, कभी घुड़सवार को बचाने जाना, ट्रैक करना, ये सब उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहला पहला एक्सपीरियंस था उसका। और उसे लग रहा था कि जो पुराने जमाने में लोग जंगल में रहते थे वो कितनी बढ़िया जिंदगी जीते थे, उनके लिए ज्यादा टेंशन नहीं था, बस भोजन का इंतजाम करना, अपना बचाव करना, बस यही काम था। जो कि ग्वाला था, जो उसका केयर टेकर था, उसको ये पसंद नहीं आ रही थी बात कि ये छोटे से बछड़े को परेशान कर रहे हैं, वो खाने को जाता है, शेर की आवाज निकालते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था इनको। तो उसने थोड़ा दूसरे तरीके से बोला, बोले बाबूजी देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि परेशान हो के रस्सी छुड़ा के भाग जाए, फिर अभी तो नकली शेर की आवाज आ रही है, फिर इसके सामने असली शेर की आवाज आएगी। 1-2 बार ऐसा हो चुका है। तो उन्होंने बोला क्या वहां शेर रहता है? बोला हाँ रहता है, वो सामने वाले तालाब में पानी पीने भी आता है। तो कुमार बोला फिर क्यों ना वहां पे हम मचान बांध के कुछ दिन मचान पे ही बैठा करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मुक्ता को जो पता चला कि ये जा रहे हैं वहां पे, तो उन्होंने कहा कितने दिन के लिए जा रहे हैं? ये बोले 10-12 दिन के लिए। तो बोली ठीक है जाइए, लेकिन मुक्ता से आप ज्यादा दूर रह नहीं पाएंगे।
तो इनको लगा कि बड़ा क्या बोल रही है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब ये आवाज़ जाने लगे तो इनको ऐसा फील होने लगा था। तो इन्होंने अपने गर्म कपड़े और सारा सामान ले लिया मचान पे रहने के लिए। अब जब ये चले तो देखा कि रसोईया दौड़ता हुआ आ रहा है, उसके हाथ में कुछ टोकरियाँ वगैरह है। तो रुक गए। तो वो बोला, बहन जी ने फल और मिठाई भेजी है आपके लिए। तो इन्होंने कहा, फल तो ठीक है, मिठाई क्यों भेजी है? बोले, ज़्यादा कुछ नहीं है, लड्डू है, तिलकुट वगैरह है। तो इन्होंने कहा, रात भर जग के मुक्ता ने बनाए होंगे, क्यों इतनी तकलीफ करी? और अभी कहाँ गई है बहन जी? तो बोले, वो खेतों को देखने गई है। तो ये समझ गए कि मुक्ता खिड़की से देख रही होगी और वो आंसू ना आ जाए इसलिए सामने नहीं आ रही है। तो उन्होंने ध्यान से देखा खिड़की की तरफ, तो पीली साड़ी खिड़की पे थी, एकदम से साइड में हो गई। तो इन्होंने ऐसे दूर से नमस्कार किया और ये आगे चल पड़े और रसोईया से बोल दिया कि बोल देना बहन जी से कि हमारा आदर सत्कार करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, हम पीछा छोड़ने वाले जीव नहीं है, 10-12 दिन में फिर आ धमकेंगे। अब श्रीनिधि बोलते हैं, मेरा बचपन से ही नेचर है कि जब मैं जंगल में जाता हूँ तो ये मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे शेर रहा होगा या शेर रहता है। बोले, इसका एक फायदा है कि पूरी तरह से दिमाग अलर्ट हो जाता है, कोई गलती नहीं करता। लेकिन श्रीनिधि बोलते हैं कि अगर शेर से बचना है तो केवल ये मान लेना कि यहाँ पे शेर रहता है इतना काफ़ी नहीं है। आपको जंगल में जो दूसरे जानवर हैं जो कॉल करते हैं, संकेत देते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आप शेर से बचेंगे नहीं। मतलब इनका कहना था कि लंगूर की जो कॉल होती है वो दूर से हो जाती है, सांबर डियर की कॉल, पीकॉक की कॉल दो तरह की होती है, एक तो नॉर्मल कॉल, एक जो वो परेशान स्ट्रेस कॉल होती है उसकी। वो सबका आपको आइडिया होना चाहिए, तो आपको फिर शेर से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी मूवमेंट का 90% केसेस में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ ये बोलते हैं कि एक खास बात और है कि जो जानवर कॉल करते हैं, अगर उनके इलाके में जाके टाइगर लेट जाता है तो वो एकदम शांत हो जाते हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं करते। तो एकदम सन्नाटा हो तो ये ना आप समझ लें कि टाइगर नहीं है, कई बार टाइगर वहीं होता है। जैसे ही वो उठ के चलेगा वही जानवर कॉल करने लगेंगे, लेकिन अगर वो लेट जाएगा या बैठ जाएगा तो कॉल करनी एकदम बंद हो जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर टाइगर जा रहा है, टाइगर जब तक मूव करेगा तभी तक कॉल होती है, अगर वो बैठ जाता है एकदम से कॉल बंद हो जाती है। अब ये बोल रहे हैं कि बार्किंग डियर की आवाज़ तो आप पहचानते ही है कि वो बार्किंग डियर, चीतल डियर, सांबर डियर, ये जो टाइगर को देख के अलग सी आवाज़ करते हैं, वो जनरली सबको पता होती है जो भी जंगल की जानकारी रखते हैं। एक दो बातें जो नहीं पता होती हैं मैं बता दूं कि अगर आपके साथ कुत्ता है तो कुत्ता बाहर अगर थोड़ा दूर दूर चल रहा है, कुत्ते की आदत होती है मालिक से थोड़ा आगे पीछे चलता है, थोड़ा टहल के चला जाएगा फिर लौटेगा, इस तरह से चलता है। लेकिन अगर उसको लेपर्ड या शेर की मौजूदगी पता चल जाएगी, वो बार बार मालिक से सट के चलेगा। अगर कुत्ता एकदम सट के आपसे चल रहा है तो आप समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। अगर आप घोड़े पे सवार हैं तो घोड़ा एकदम बिदक सा जाएगा, एकदम अजीब सी हरकतें करने लगेगा। और अगर आप बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं तो बैल जो है कंट्रोल में नहीं आएंगे गाड़ी वान के, क्योंकि वो एक तरफ तो भाग नहीं सकते क्योंकि वो दो होते हैं, तो बहुत ही डिसबैलेंस सी चाल करके खींचातानी करके चलेंगे वो। एक बार की बात श्रीनिधि बता रहे हैं कि वो अकेले ही मचान बांधकर उस पर लेटे हुए थे, तो वहाँ गिलहरियाँ खेल रही थी, कभी नीचे जाती कभी ऊपर आती हैं और जो किच 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 करके आपस में पूंछ उठा के वो लड़ती हैं, खेलती हैं। एक बार वो नीचे गई, अचानक से दोनों भाग के आई, इनके पास ही थोड़ी दूसरी डाल पे बैठ गई और एक डायरेक्शन में दोनों देख के पूंछ उठा के किच 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 करने लगी। अब श्रीनिधि को लगा कोई टाइगर तो नहीं है आसपास, लेकिन उतर के देखना तो खतरे से खाली नहीं था। तो ये बड़े ही ध्यान से पेड़ पे पीठ टिका के उस तरफ देखने लगे जहां गिलहरियां किच 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 कर रही थी। लेकिन करीब 1 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन इनको कुछ दिखा नहीं, तो फिर से ये मचान पे लेट गए। अभी 10-15 मिनट हुए थे कि झाड़ियों से सरसराहट की आवाज हुई और उन्होंने देखा तो एक टाइगर निकल के एक तरफ चल के जा रहा है। उसी तरफ से निकला था जिस तरफ गिलहरियां देख रही थी। तो ये समझ गए कि गिलहरियां भी संकेत देती हैं टाइगर के बारे में। वो बोला, जो गिलहरियां जिनमें टाइगर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो मारता भी नहीं क्योंकि उसके तो मुंह में फंस के रह जाएंगे, नीचे जाएंगी नहीं, लेकिन वो भी जानती हैं कि टाइगर है और इससे हमें डर है। ये सारे सिग्नल तब होते हैं जब वो बैठा हो। जब वो शिकार करता है, तेजी से दौड़ता है, तो सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं। लंगूर वहां से जोर जोर से खाक 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 करेंगे, बार्किंग डियर भौंकने की आवाज निकालेगा, सांबर डियर कॉल करेगा, चीतल कॉल करेगा, पीकॉक है, जितने भी हैं सारे कॉल करेंगे। एकदम से पूरा तेजी से आवाज निकलती है। अब अगर आप जंगल में हो और इस तरह की कॉल हो रही हो तो आपको उस डायरेक्शन में भागना चाहिए जिस डायरेक्शन में डियर वगैरह भाग रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं भागना चाहिए क्योंकि उस तरफ टाइगर होता है। तो अगर आपको डियर दिख रहा है कि उधर भाग रहा है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप भी उधर ही भागिए मतलब निकलिए, क्योंकि मेरा तो मानना है कि भागना बिल्कुल नहीं चाहिए। भागना प्रवोक करता है टाइगर को पीछा करने के लिए। डियर तो तेज भागता है तो भाग सकता है, आदमी तेज नहीं भागता,
उसको तो धीरे धीरे पतली गली पकड़ के निकलना चाहिए। मतलब भागना तो आदमी के लिए सजेस्टेड है ही नहीं। जो टाइगर आप पे अटैक नहीं कर रहा है, भागते हुए देख के आप पे अटैक करेगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि स्मेल जो आती है कि इससे टाइगर से सड़े हुए मांस की एक स्मेल आती है, और आपको तब मालूम चलती है जब टाइगर की तरफ से आपकी तरफ हवा आ रही हो। लेकिन टाइगर इतना शातिर होता है कि अगर वो आप पे अटैक करने आ रहा है तो फिर वो हवा के उल्टी तरफ से आता है। लेकिन ये केस तब होता है जब वो मैन ईटर हो। अगर वो मैन ईटर नहीं है तो फिर आदमी के केस में ऐसा नहीं करता, जानवरों के लिए वैसे ही करता है, क्योंकि आदमी को मारना नहीं चाहता, डराना चाहता है, तो कहीं से भी आ जाता है। दूसरी बात इन्होंने जो मेंशन किया कि सड़े हुए मांस की तरह आती है, एंडरसन ने बोला था कि सड़ी हुई सब्जी की तरह से स्मेल आती है। एक बार एक गाइड ने मुझे बताया था कि जैसे बकरे से स्मेल आती है, टाइगर से वैसी स्मेल आती है। लेकिन टाइगर की स्मेल सूंघने का मुझे मौका मिला नहीं, क्योंकि जंगल में पैदल तो एक ही बार मिला, बहुत दूर था, सिर्फ आवाज़ आई थी। जिप्सी में बहुत बार मिला लेकिन स्मेल कोई नहीं आई। और चिड़ियाघर में तो सड़े हुए मांस की स्मेल ही आती है, क्योंकि उनको खाना दिया जाता है, थोड़ा बहुत सड़ रहा होता है। यहाँ श्रीनिधि बोल रहे हैं कि टाइगर चक्कर काट के ऐसे आता है कि जब हवा के डायरेक्शन के उल्टी तरफ से वो आदमी की तरफ आए। लेकिन ये केस मैन ईटर वाले में होता है। अब एक पहाड़ी नाले से गुजरने लगे तो वहां पे रेत वगैरह पड़ी थी, उसमें कहीं कहीं पे इनको पगमार्क मिल रहे थे। अब जब ये नाले में करीब 3 मील आगे बढ़ गए तो इनको डर लगने लगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी हल्का सा पानी भी आ गया था, रेत भी गीली थी और पक्षियों की आवाज़ बहुत सारी आ रही थी। तो इनको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है। अब इनको जो पगमार्क मिल रहे थे उन्होंने गिने तो करीब 65 पगमार्क मिले टाइगर के, लेकिन उसमें से 18 ऐसे थे जो गीली मिट्टी पे थे, एकदम क्लियर थे। तो इनको इतना आइडिया लग गया था कि यहाँ फीमेल के पगमार्क नहीं है, सिर्फ मेल के हैं, और वो भी एक ही टाइगर रहता है यहाँ पे। अब शिशिर बोला कि आपको कैसे पता कि यहाँ पे फीमेल नहीं आई, और आपने कैसे पहचाना कि ये जो निशान है मेल के हैं, फीमेल के नहीं है। तो इन्होंने बताया देखो, मेल का वजन ज़्यादा होता है, मेल का साइज ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सबके मन में आता है, ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो टाइगर है उसका स्क्वायर में बनता है पंजे का निशान, और टाइगरस का रेक्टेंगल में बनता है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में कभी किसी ने नहीं समझाया, और उतना ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं, लेकिन इन्होंने प्रॉपरली समझाया। तो मैं बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कि टाइगर का वजन ज़्यादा होता है और साइज बड़ा होता है, तो उसका सबसे पहले तो उसके पंजे का निशान ज़्यादा बड़ा होता है। वजन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा गहराई से बनता है, और अगर एवरेज साइज नापोगे तो 5.3 इंचेस का होगा अगर टाइगर का, तो 4.3 इंचेस का होगा टाइगरस का। और ये वाली बात इन्होंने भी लिखी है कि अगर टाइगर का नापोगे तो स्क्वायर, टाइगरस का नापोगे तो एक रेक्टेंगल सा बनेगा। जब आप डंडियां खींचोगे तो टाइगर की डंडियां जो लकीरें खींचोगे उसके चारों तरफ, तो स्क्वायर में बनेंगी, और टाइगरस की जो है लंबाई में थोड़ी ज़्यादा, चौड़ाई में थोड़ी कम, तो रेक्टेंगल बनेगा। तो इन्होंने जो गीली मिट्टी में 18 जो पगमार्क नापे वो सारे 5.3 इंचेस के आसपास थे और स्क्वायर बना रहे थे। इससे इन्होंने पता लगाया कि ये मेल है। अच्छा, कई जगह पे पगमार्क के जो नाप थी 5.8 इंचेस आई थी, और ये बोले कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक मेटिंग पीरियड होता है टाइगर का, उसके बावजूद इसके पास फीमेल नहीं है। इसका मतलब चांसेस हैं कि ये टाइगर बूढ़ा है, और इसीलिए इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जनरली 5.2 5.3 के जो जवान शेर होते हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा है, बूढ़ा है। शिशिर ने बोला कि ये भी साबित होता है कि यहाँ पे कोई शिकारी नहीं आया, वरना यह शेर बूढ़ा कैसे होता, जवानी में ही मार दिया जाता। और श्रीनिधि ने बोला कि ये भी गारंटी है कि ये मैन ईटर नहीं है। अगर मैन ईटर होता तो यहाँ से मुक्ता का आश्रम कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अब तक एक ना एक आदमी की बलि चढ़ा दी होती इसने। तो श्रीनिधि ने कहा कि तुम भाई इतने निश्चिंत मत हो जाना कि ये मैन ईटर नहीं है, क्योंकि अब ये बुढ़ापे में है। तो ये वो टाइम होता है जब टाइगर मैन ईटर बन जाता है। तो बोलना कि हो सकता है बोहनी ही हमसे कर रहा हो, तो भैया अलर्ट रहना। ये बोहनी वर्ड उन्होंने नहीं बोला, मैंने बोला, उनकी भाषा ऐसी नहीं है। अब थोड़ी दूर पर इनको एक छोटा सा तालाब दिख रहा था, जिसके पास में एक थोड़ी ऊंची सी चट्टान थी जिसमें से पानी की धारा आ रही थी। तो इनको लगा बरसात में ये पूरा वाटरफॉल बन जाता होगा। बड़ी सुंदर जगह थी, प्यास भी लग रही थी, तो ये उस पानी की तरफ बढ़ चले। अब जब ये पानी पीने जा रहे थे तो बहुत सारी चट्टानों के ऊपर से गुजरना था, एकदम साफ सुथरी जगह थी, वहां जा रहे थे। अचानक से कुमार चिल्ला पड़ा, शेर के पंजे, वो भी ताजे। अब इन्होंने जब वो पंजे देखे तो इनको पता नहीं, वो 2 घंटे के आसपास पुराने रहे होंगे, और इनको लगा कि ये टाइगर जो है पानी पी के कहीं दूर नहीं गया है, आसपास कहीं पे आराम कर रहा है। अब उन्होंने कहा ये आराम करने का ये शेर का टाइम है। जनरली जो मैन ईटर टाइगर नहीं होता वो तो सुबह और शाम को ही शिकार करता है, रात को 12-1 बजे सो जाता है, 3 बजे तक सोता है, फिर शिकार करता है, दिन भर आराम करता है। तो वैसे भी शेर बहुत आलसी होता है,
जब वो शिकार कर रहा होता है बड़ा चुस्त होता है, लेकिन उसके बाद दिन भर सिर्फ और सिर्फ सोता है। इसीलिए वो जगह इनको डरावनी सी लग रही थी, क्योंकि बड़ी अजीब सी शांति थी वहां पे। तो इनको लग रहा था कि शेर आसपास ही है और कहीं पे आराम कर रहा है। अब इन्होंने कहा जल्दी से मचान बांध लो, क्योंकि हमने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है। तो ये मचान बांधने लगे, और जो पग मार्क थे उसमें दरारें भी थे। तो कॉर्बेट ने भी बताया कि जिसमें दरारें होती हैं वो शेरनी या शेर पुराना होता है, मतलब बूढ़ी एज का होता है। तो इनको ये क्लियर था कि जो टाइगर है ये बूढ़ा है। श्रीनिधि और शेखर को बांस काटने का काम दिया गया। श्याम और आनंद को उन बांसों को उठा के पेड़ तक पहुंचाने का काम दिया गया। विपिन और कुमार को ढाक के नीचे, यानी ढाक का पेड़ था उससे ऊपर, शिशिर और देवी सिंह जो पेड़ के ऊपर थे, मचान बना रहे थे, उनको सामान पकड़ाना था। अब आपने दोस्तों कहावत सुनी होगी, ढाक के तीन पात। ढाक वो पेड़ होता है जिसको कि पलाश बोलते हैं, कई जगह टेसू बोलते हैं, और कई जगह रीजनल लैंग्वेज में छोला बोलते हैं। तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात बोलूँ तो वहाँ पे कुछ एरिया है, मालवा वाले एरिया में टेसू बोलते हैं, बुंदेलखंड में छोला बोलते हैं, और पत्तल बनाने का काम होता है। जितना पहले जो भोजन करते थे पंगत में बैठ के, उसमें पत्तल और दोने इसी के बनते थे। वो तोड़ा है और सीख से आपस में गुद दिया और दोना बन जाता था, उसी से पत्तल बन जाती थी। वही पलाश और उसके जो नेचुरल फूल होते हैं उसको उबाल कर हर्बल कलर बनता है। बहुत अच्छा पीले रंग का रंग बनता है, जो कि मतलब अच्छा पक्का रंग होता है, लेकिन स्किन को कोई नुकसान नहीं करता। तो उस पेड़ को बोलते हैं ढाक। और एक ढाक के तीन पात का मतलब क्या है कि इसके पत्ते तीन होते हैं। एक पत्ते को आप तोड़ोगे तो तीन पत्ते लगे होते हैं, 1 2 3 ऐसे पत्ते बने होते हैं। तो ये कहावत है ढाक के तीन पात। हमारे रिजॉर्ट में लगा हुआ है इसका पेड़। अब इनको लगा जो सबसे टफ काम है वो आनंद और श्याम का है, जो कि बांस के झुरमुट से लेकर ढाक के पेड़ तक सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार घने जंगल से, झाड़ियों के बीच से निकल के जाना पड़ रहा है। तो वही खतरे में ज्यादा है। लेकिन इन्होंने देखा कि आनंद और श्याम बड़े खुश होकर मजे के साथ ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने बार बार उनको फिर एहसास नहीं कराया कि टाइगर है, अलर्ट रहना, क्योंकि वो परेशान हो जाते। तो वो अंदर ही अंदर ये अलर्ट रह रहे थे, उन पर निगाह भी रख रहे थे। लेकिन आनंद और श्याम बार बार मजे में हंसी मजाक के साथ बांसों को लेके जा रहे थे। और जब 5वें चक्कर के बाद उन्होंने बोला कि अब और बांस नहीं चाहिए, काम हो गया है, तो उन्होंने राहत की सांस ली कि भाई चलो, इनके ऊपर कोई खतरा नहीं आया। अब 5 बजे करीब मचान रेडी हो गया था, और ये सारे सामान चढ़ा के मचान के ऊपर पहुंच गए। अब इनको आदत थी कि ये फ्रेश होते थे तभी खाना पीना कुछ कर पाते थे। तो इन्होंने एक लोटा लिया, उस तालाब से पानी भरा और एक चट्टान के पीछे चले गए। जब ये वहां से आ रहे थे तो इनको बहुत जोर से आवाज सुनाई दी, शेर। ये समझ गए कि उनके साथियों ने ऊपर से शेर देख लिया है। कहाँ देखा है इनको कोई आइडिया नहीं लगा था। अब इनके पास एक टॉर्च थी, कुल्हाड़ी थी। अब साथियों को बुला नहीं सकते थे क्योंकि साथी ऊपर चढ़े हुए थे। तो ये बोले कि वैसे तो मैन ईटर नहीं है, लेकिन कितनी बार ऐसा देखा गया है कि उसने आदमी को मार दिया, भले ही खाया नहीं, तो वो मार तो सकता था। तो अब इन्होंने कहा कि मचान की तरफ भागने से अच्छा चट्टान के ऊपर खड़े होकर पहले देखा जाए कि कहाँ है वो। तभी इनके जो बाएं तरफ की पहाड़ी ढलान थी उससे कुछ पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आए। इन्होंने मुड़ के देखा तो शेर उसके ऊपर धीरे धीरे मस्त चाल में चढ़ रहा है ऊपर। अब इन्होंने देखा, बाइनोकुलर से अंधेरा था लेकिन बाइनोकुलर से दिख रहा था। तो वो टाइगर बहुत तेजी से नहीं चल रहा था, यानी कि अब उतना ज़्यादा स्पीड नहीं थी, तेज नहीं, चुस्त नहीं था, आगे को झुक के चल रहा था। तो उससे लग रहा था कि उसको मेहनत करनी पड़ रही है पहाड़ पे चढ़ने के लिए। साइज बहुत बड़ा था, लग रहा था कि 10.5 फुट का होगा। पेट की खाल लटक रही थी, जो कि बूढ़े शेरों में लटकती है। दूसरा बोल रहे हैं कि अगर टाइगर की एवरेज एज 30 ईयर्स होती तो इसकी 28 साल के आसपास रही होगी। हालांकि यहाँ पे मेरे ख्याल से, जो मैंने पढ़ा है वो 30 साल नहीं होती। 30 साल तक तो चिड़ियाघर में जिंदा रहते हैं। टाइगर जनरली 15 साल के आसपास तक जंगल में जीते हैं, और ये जंगल का टाइगर था तो 15 के आसपास ही होना चाहिए। यहाँ इन्होंने 30 साल की एज लिख के 28 साल लिखा है। लेकिन वो इतना बूढ़ा भी नहीं लग रहा था टाइगर की शिकार ना कर पाए। उसके पैर वैर, हाथ पैर सब स्ट्रांग लग रहे थे। और बोल रहे हैं आदमी के बुढ़ापे और जानवर के बुढ़ापे में फर्क होता है। आदमी को बुढ़ापे में असिस्टेंस मिल जाती है, बच्चे या किसी की, जानवर को नहीं मिलती। जानवर को तो बचपन में ही मिलती है असिस्टेंस। तो जब तक वो जिंदा है उसको इस लायक रहना होता है कि वो शिकार कर सके। अब ये और देखने की कोशिश कर रहे थे, अंधेरा होता जा रहा था। तभी इनके साथियों के पैरों की आवाज आई। देखा तो सारे साथी मचान से उतर के आ गए थे। और विपिन डांटते हुए बोला कि ये महाशय यहाँ खड़े हैं, ये बताओ इस अंधेरे में तुम बाइनोकुलर लगा के क्या देख रहे हो, और क्या तुम्हें टाइगर दिखा कि नहीं दिखा, क्योंकि गया तो इसी तरफ था। तो श्याम ने बोला कि मशाल जला लेते हैं, मशाल जला के हम टाइगर के पीछे चलते हैं। तो श्रीनिधि ने कहा यार इस टाइम उसको छोड़ दो, अपनी ड्यूटी पे जा रहा है।
उसको डिस्टर्ब मत करो। तो श्याम बोला ड्यूटी कैसी होती है भाई? अब ये बोले भाई वो चंडी देवी का वाहन है, माता रानी इंतजार कर रही होंगी राउंड लगाने के लिए और वो जा रहा है, वो उसकी ड्यूटी है। तो उन्होंने कहा ये टाइगर निकला कहाँ से? तो ये बोले चलो ढूंढ सकते हैं वो अभी हम। उन्होंने ढूंढा तो एक जगह चट्टान के पास में घास दबी हुई थी, कुछ तो हल्की हल्की से उड़ गई थी, कुछ नहीं उठ रही थी, जो बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। तो ये समझ गया कि दिन भर टाइगर यहीं पर आराम कर रहा था। तो शिशिर ने बोला कि पूरे दिन यहीं लेटा रहा? तो ये बोले तुम हाथ रख के देखो, बाकी घास और इस घास में देखोगे थोड़ी गर्म मिलेगी। तो उसने रख के देखा तो ये घास थोड़ी गर्म थी। लेकिन श्याम बोला कि भाई जब हम बांस लेके जा रहे थे तो इस चट्टान के बगल से ही तो गुजर रहे थे, तो अगर टाइगर यहाँ लेटा था तो कितनी बार हम पे अटैक कर सकता था? हम 4-5 बार गए थे। तो श्रीनिधि ने कहा कि टाइगर बहुत संयमी जीव होता है, बहुत पेशेंस होता है उसके पास, वो बिना बात पे बिना भूख पे किसी पे अटैक नहीं करता। कितनी बार देखा गया है कि जहाँ टाइगर सो रहा है उससे थोड़ी दूर पर आदमी सो रहा है, टाइगर को पता होती है बात, लेकिन वो अटैक नहीं करता। अब इनकी मशालें बुझ रही थी तो ये चले गए मचान के नीचे। वहां पे शंभू और वीर सिंह ने आग जला दी थी, बॉन फायर, तो आग तापने लगे। अब ये बोले कि शिवालिक की पहाड़ियां वैसे देखने में एक जैसी लगती हैं हर जगह, लेकिन जिस भी एरिया में जाओगे वहां की कुछ ना कुछ खास बात होती है। जो वहाँ का वेजिटेशन है, जो पत्थर है, रॉक्स हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस रखती हैं। जो मैं बचपन से पसंद करता था इस तरह रहना, वही मुझे आनंद मिल रहा था। एकदम घना जंगल, शांत वातावरण। अभी अभी हमने शेर देख लिया और अब क्योंकि हमने काफ़ी देर आग ताप ली है तो अब सोने का टाइम हो गया, तो ये लोग ऊपर चले गए सोने के लिए। आग को जलता छोड़ दिया कि ताकि वो पहरेदार बन के काम करती रहे। तो दोस्तों इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।